Good morning to all. Shall we start? Good morning, sir. Good morning. So, I believe we are good to go. Let's start our discussion on the Greek philosophy. And we will start exactly from the place where we left in our last class. So, I hope most of you are must be having at least a PDF of the textbook which has been prescribed to you in our last discussion. हम लोग ने बात की थी A Critical History of Greek Philosophy by W.T. Stace. This book is your textbook and this book is supposed to be on your desktop throughout the semester. So from today onwards, with the belief that you all are having the textbook along with you, चलिए हम लोग अपनी इस परिचर्चा का आरंभ करते हैं। अपनी पिछली परिचर्चा में हमने देखा था, we have seen in our last class why Greek philosophy, its understanding is important for us. किसी भी दार्शनिक के लिए, खासतौर पे पाश्चात्य दर्शन के दार्शनिक के लिए, यूनानी इतिहास को पढ़ना, समझना और उसका विश्लेषण करना क्यों आवश्यक हो जाता है। इस प्रश्न को और भी ज्यादा वाइडर स्फेयर में और बृहद स्वरूप में हम समझ सकते हैं जब हम ये खोजने का प्रयास करते हैं, why is the history of philosophy important for understanding the value of philosophy? हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो ये प्रश्न भी पूछते हैं कि जब भी हम किसी दार्शनिक की चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा करते समय उस दार्शनिक के जन्म, मृत्यु, जीवन वृत्तांत के बारे में भला हम चर्चा क्यों करें? I mean, why should I be bothered why Descartes was born in 1596? Why should I be bothered why Descartes was born in France? And so on. दूसरी ओर दार्शनिकों का एक दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो जिसका मानना है जब हम दर्शन शास्त्र के इतिहास, उसकी क्रोनोलॉजी को पढ़ते हैं तो इस प्रक्रिया में हम उस विशेष दार्शनिक एवं उसके सिद्धांत के संदर्भों, उसकी पृष्ठभूमि, उसके कॉन्टेक्स्ट और उसके बैकग्राउंड को भी समझते हैं। और किसी भी सिद्धांत के बैकग्राउंड को समझने के पश्चात उस सिद्धांत को पूर्ण रूपेण समझना हमारे लिए कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। वो विषय, वो सिद्धांत हमारे लिए कहीं ज्यादा बोधगम्य बन जाता है। चूंकि पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी की शुरुआत ही यूनानी दर्शन के साथ मानी जाती है, इसलिए अगर हम यूनानी दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को समझ सकें तो संभावना है कि हम संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन को भी कहीं सरल तरीके से, कहीं अधिक बोधगम्य तरीके से समझने में सफल हो सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमने अपने बीए फर्स्ट ईयर के क्लास में ये दावा भी किया था कि द एंटायर हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी इज नथिंग बट सिंपली द फुटनोट्स ऑफ व्हाट प्लेटो हैज सेड। हमने ये भी कहा था कि द एथेंस इज द मैग्नीफाइंग ग्लास थ्रू विच वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। तो इससे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, एथेंस और यूनानी दर्शन का महत्व हमारे लिए और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। इस पृष्ठभूमि, इस बैकग्राउंड, इस प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए हम लोग ग्रीक फिलॉसफी की अपनी इस परिचर्चा को आरंभ करने का प्रयास करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ आवर टेक्स्ट बुक, ग्रीक फिलॉसफी। स्टेस इस पुस्तक के आरंभ के प्रथम अध्याय के फर्स्ट पैराग्राफ, प्रथम पंक्ति में कहते हैं, It is quite natural that at the commencement of any study, one should be expected to say what the subject matter of that study is. ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी विधा के अध्ययन के आरंभ में ही हम एक प्रश्न को पूछते हैं या फिर ये अपेक्षा करते हैं कि ये प्रश्न पूछा जाए। वो प्रश्न भला क्या होता है? वो प्रश्न होता है
इस विषय में हम क्या पढ़ेंगे। आपको याद होगा हम में से बहुत सारे लोग जिन्होंने फर्स्ट ईयर में जब फिलॉसफी सब्जेक्ट में एडमिशन लिया, तो हमारा पहला प्रश्न जो शायद हमने स्वयं से ही पूछा था वो ये था, इस फिलॉसफी में हम पढ़ेंगे क्या। क्योंकि ये आपको एक आश्चर्य प्रदान करता है, कुछ के लिए ये एक सुखद आश्चर्य होता है कि हमें ये पता होता है कि सोशियोलॉजी में हम समाज के विभिन्न दृष्टिकोणों सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल चेंजेस। हमें ये भी पता होता है ज्योग्राफी में आप भौगोलिक स्थितियों के बारे में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में आप केमिकल्स और केमिकल रिएक्शन के नेचर को जानते हो, बॉटनी को पढ़ते समय आप प्लांट्स के नॉलेज को जानते हो, एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते समय आप हेवनली बॉडीज को जानते हो, और जियोलॉजी को पढ़ते समय आप रॉक्स विद इन द अर्थ क्रस्ट के बारे में जानते हो। हमें यह भी पता है इंग्लिश लिटरेचर में हम इंग्लिश टेक्स्ट को पढ़ते हैं और हिंदी साहित्य में हम हिंदी के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। द क्वेश्चन ऑब्वियसली अराइजेस, और स्टेज पे यही प्रश्न पूछ रहे हैं, व्हाट देन इज द स्पेशल स्फीयर ऑफ फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र का विशेष क्षेत्र क्या होगा या फिर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न को हम एक दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज फिलॉसफी अबाउट। हम दर्शन शास्त्र में किस विषय पर बात करने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न जितना सरल दिख पड़ता है वस्तुतः उतना सरल है नहीं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ये स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं कर सकते कि हम दर्शन शास्त्र में क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास W.T. स्टेस इस किताब में कर रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि हम फिलॉसफी में क्या पढ़ रहे हैं, तो हमें फर्स्ट ईयर का वो डिस्कशन याद आता है जिसमें हमने ये चर्चा की थी, फिलॉसफी इज अबाउट द लव ऑफ नॉलेज, और फिलॉसफी इज द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म। कुछ ने ऐसा भी कहा था, फिलॉसफी स्टार्ट्स विद वंडर्स, दर्शन शास्त्र आश्चर्य के साथ आरंभ होता है। लेकिन इनमें से दर्शन शास्त्र की कोई भी परिभाषा हमें ये नहीं बता रही कि हम दर्शन शास्त्र में पढ़ेंगे क्या, what we are going to study in philosophy। न सिर्फ ये बल्कि अनेकानेक परिभाषाएं, विशेष तौर पे दार्शनिक परिभाषाएं, जिनका जो अर्थ हम सामान्य संदर्भों में समझते हैं, दर्शन शास्त्र में उसे उन अर्थों में नहीं लिया जाता। एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इसे स्पष्ट करना चाहेंगे। पाश्चात्य दर्शन का आरंभ करते समय ही हमने जो पहला प्रश्न पूछा था वो था, व्हाट इज अल्टीमेट सब्सटेंस, परम द्रव्य क्या है। और आपको याद होगा सामान्य अर्थों में सब्सटेंस का, द्रव्य का अभिप्राय, इसका आशय कुछ और ही होता है, और दार्शनिकों के लिए इसका आशय कुछ और हो जाता है। तो जब हमसे हेराक्लिटस बोलेंगे कि चेंज इज द अल्टीमेट सब्सटेंस, परिवर्तन ही द्रव्य है, तो एक सामान्य मनुष्य थोड़ा सा भ्रमित हो सकता है, क्योंकि हमने अब तक समझा था, वेल, द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, तरल पदार्थ ही पदार्थ द्रव्य क्या कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर मिस्टर हेराक्लिटस हमसे कह रहे हैं, फ्लक्स इज द अल्टीमेट सब्सटेंस, चेंज इज द अल्टीमेट सब्सटेंस, कोई फायर इज द अल्टीमेट सब्सटेंस कह रहा है। इसका अभिप्राय एक ही हो सकता है, और वो अभिप्राय है, इस विशेष क्षेत्र में हम द्रव्य या सब्सटेंस का जो आशय ले रहे हैं, सामान्य अर्थों में वो आशय नहीं होता। आपने देखा होगा लॉजिक में जिस अर्थ में हम प्रोपोजिशन को लेते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में उसी अर्थ में प्रोपोजिशन या प्रतिज्ञप्ति को
नहीं लिया जाता है, तो हमारे क्षेत्र बदलते हैं, तो हमारा आशय, हमारा अभिप्राय, हमारा मतलब भी बदल जाता है। तो वो कौन से टर्म्स हैं जिनकी चर्चा हम फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र में करेंगे, और जब हम दर्शन शास्त्र में इनका प्रयोग करेंगे तो उनका क्या आशय होगा। दूसरा उदाहरण जो मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा वो आप सब जानते हैं, यू आर वेल फेमिलियर विद दैट, और वो है मेटाफिजिक्स। कुछ लोग मेटाफिजिक्स का अर्थ पराभौतिकी का में भी लेते हैं, अर्थात जब भी हम भौतिकी यानी 3 डायमेंशंस यानी परसेप्टिबल नॉलेज से परे जाकर विचारों की बात करते हैं तो हम उसे मेटाफिजिक्स कह करके बुलाएंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप में से कई लोग इस बात को जानते भी होंगे कि आरंभ में मेटाफिजिक्स का अर्थ गोइंग बियॉन्ड फिजिक्स नहीं हुआ करता था। मेटा शब्द का अर्थ अधि, जिसे हम लोग अधिनीति शास्त्र अधिभौतिकी बोलते हैं, तो यहाँ पर मेटा या अधि शब्द का अर्थ गोइंग बियॉन्ड ना हो करके लिटरल अर्थों में अबाउट द होता है, यानी अब हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके अंदर क्या है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि इस स्पेसिफिक टर्म के बारे में बात करेंगे। उदाहरण के लिए जब हम बोलेंगे मेटाफिजिक्स तो हम फिजिक्स के रूल्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, सपोजिशंस या फॉर्मूला के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि फिजिक्स क्या होगा, इसकी आदर्श परिभाषा क्या बनेगी, इससे हम क्या समझते हैं या हम क्या समझेंगे, वही मेटाफिजिक्स है। So metaphysics is questioning about physics as a discipline, trying to search for some standard definition of physics. उसी तरह से यूनानी दार्शनिकों के अनुसार जब हम मेटा एथिक्स या अधिनीति शास्त्र की बात करते हैं तो हम ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे कि नीति शास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे, बल्कि हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि नीति शास्त्र से हम क्या समझते हैं। उदाहरण के लिए नीति शास्त्र हमको ये तो बता सकता है कि व्हाट इज गुड कंडक्ट, एक शुभ आचरण क्या होगा, लेकिन मेटा एथिक्स हमें यह बताएगा कि आप गुड शब्द से क्या समझोगे और कंडक्ट शब्द से क्या समझोगे और इसकी परिभाषा, आशय और अभिप्राय क्या होगा। तो कम से कम इस परिचर्चा से ये बात तो हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है कि दर्शन शास्त्र का कंटेंट से, सार तत्व से बहुत कुछ लेना देना नहीं होता। उसके लिए तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से अलग अलग विषय, अलग अलग विधाएं उपलब्ध हैं। सो वी आर नॉट बॉर्डर्ड अबाउट द कंटेंट, क्योंकि दर्शन शास्त्र का कंटेंट समय के साथ, संदर्भों के साथ और दार्शनिकों के दृष्टिकोण के साथ निरंतर परिवर्तित होता रहा है। जब हम फिलॉसफी ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट ऑफ रिलीजन। जब हम एस्थेटिक्स की बात करते हैं तो एक दार्शनिक पेंटिंग नहीं बनाने लगता, बट अ फिलोसोफर इज टॉकिंग अबाउट व्हाट एस्थेटिक्स मीन्स फॉर अ फिलोसोफर। In the same sense, when we talk about epistemology, जब हम ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं तो हम किस बात का ज्ञान करें, this is not a concern of a philosopher, but a philosopher is concerned about what is the nature of knowledge, how to arrive at such knowledge, what is the means of such knowledge, and how can we verify our knowledge। इस बात से कम आप इस सीमा तक तो सहमत हो गए होंगे कि फिलॉसफी का कंटेंट मैटर से बहुत कुछ लेना देना नहीं होता। शायद यही वजह है कि एक युग, एक काल में हम अल्टीमेट सब्सटेंस की बात करने लगते हैं,
दूसरे युग या दूसरे काल में हम धर्म की बात करने लगते हैं। तीसरे युग या तीसरे काल जो कि आधुनिक काल है, इसमें हम वैज्ञानिक ज्ञान की बात करने लगते हैं। और उसके बाद समकालीन दर्शन में हमारे मुद्दे फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो फिलॉसफी ऑफ फेमिनिज्म महिला मुद्दों या नारी विमर्श के बारे में चर्चा करता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म मानव अस्तित्व के बारे में चर्चा करता है। और फिनोमिनोलॉजी समृद्धि या एक जगत के सार तत्व के बारे में बात करता है। जब हम फिलॉसफी ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं तो हम साहित्य के बारे में बात करते हैं कि साहित्य से हम क्या समझें या फिर हम क्या समझ सकते हैं। कहने का मुद्दा सिर्फ ये है, philosophy does not have a content of its own. W.T. Stace लिखते हैं, what chiefly militates against the effort to frame a definition is that the precise content of philosophy is differently viewed by different schools of thought. अर्थात दर्शन शास्त्र की एक स्पष्ट परिभाषा बनाने में हमारी समस्या ये है कि समय के साथ, संप्रदायों के साथ, संदर्भों के साथ दर्शन शास्त्र का सार तत्व बदलता रहा है। अगर मुझसे कभी कोई पूछे, अच्छा आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है आप संभवतः ब्रह्म और माया के बारे में पढ़ रहे होंगे। मेरा जवाब क्या हो सकता है? संभवतः मेरा जवाब यस एंड नो दोनों हो सकता है। क्योंकि अगर मैं वेदांत दर्शन के बारे में बात कर रहा हूंगा, उसके संदर्भ में बात कर रहा हूंगा, तो मैं बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कह पाऊंगा, यस आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रह्म, आई एम टॉकिंग अबाउट द जीव, आई एम टॉकिंग अबाउट द जगत, आई एम टॉकिंग अबाउट द माया। लेकिन इस बात को एक मार्क्सिस्ट फिलोसोफर थोड़ी ना स्वीकार करेगा, क्योंकि वो ब्रह्म और माया के बारे में बिल्कुल नहीं बात कर रहा। इस बात को लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक लिखने वाले एजे एयर बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो वैज्ञानिक तथ्य परक संज्ञानात्मक ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो कि ब्रह्म और माया तो बिल्कुल नहीं है। और ये एक आश्चर्य पैदा करता है, एयर ने तो ब्रह्म और माया को छद्म प्रत्यय स्यूडो स्टेटमेंट कह दिया। अब हम क्या करें? यही वजह है कि अलग अलग अर्थों में दर्शन शास्त्र का सार तत्व बदलता रहा है। स्टेस के अनुसार अगर आप the definition of which follow mind frame would be unacceptable to an Hegelian. तो जो बात हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ने वाले मानेंगे, उस बात को GW.F. हेगल को पढ़ने वाले शायद न माने, and the Hegelian definition would be rejected by the Spencer. तो जो हेगल की डेफिनेशन होगी उसे स्पेंसर नहीं मानेंगे। भारतीय संदर्भ में बात करें तो चारवाक जिसे दर्शन मान रहे हैं, मीमांसा उसे दर्शन नहीं मान रहे। और वेदांत जिस बात को दर्शन मान रहे हैं, संभवतः बौद्ध के लिए वो दर्शन है ही नहीं। क्योंकि जिन प्रश्नों के बारे में वेदांत बात कर रहा है, उन प्रश्नों को तो बौद्ध दर्शन ने अव्यक्त्यानि इनएक्सप्लिकेबल कहकर त्याग दिया है। जिन प्रश्नों के बारे में सोशल फिलोसोफर बात कर रहे हैं, उसके बारे में विटगेनस्टाइन बात नहीं कर रहे। जिन प्रश्नों के बारे में विटगेनस्टाइन बात कर रहे हैं, वो जॉन पॉल सार्त्र और सिमोन दे बुआ के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। कहने का अर्थ ये है, दर्शन शास्त्र का कोई विशेष सार तत्व है ही नहीं, तो हम इसके बारे में एक स्पष्ट परिभाषा बनाने में भी असफल रहते हैं। Hence, quote unquote from W.T. Stace, no standard definition of philosophy can be appreciated without some knowledge of the special tenets
of its various schools. जब तक आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि हम किस संप्रदाय, किस संदर्भ के बारे में बात कर रहे हैं, तब तक मैं आपके अनुसार दर्शन शास्त्र की एक आदर्श परिभाषा को भी प्रस्तुत करने में असमर्थ रहूंगा। और इसीलिए दर्शन शास्त्र की परिभाषा संभवतः आपको थोड़ी सी अस्पष्ट, थोड़ी सी भ्रामक और थोड़ी सी ओवर एग्जैजरेटेड लगती होगी। तो इसकी आदर्श परिभाषा क्या होगी, किस प्रकार होगी, इसके दार्शनिक किस प्रकार आरंभ करते हैं, इसे भली भांति समझने के लिए हम लोग ग्रीक फिलॉसफी, जिसे कभी कभी हम लोग क्लासिकल फिलॉसफी कहकर भी बुलाते हैं, में पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो दूसरा प्रश्न हम लोग के सामने आता है वो ये है, फिलॉसफी की अनेकानेक परिभाषाओं में से हम किस परिभाषा को स्वीकार करें। तो स्पेस यहां पर कहेंगे, फिलॉसफी टॉक्स अबाउट द टर्म्स इन देयर मोस्ट जनरल सेंस। हम चीजों के बारे में उनके सार्वभौमिक अत्यंत सामान्य अर्थों में बात करते हैं। We are the people who are not questioning, but we are raising question about the nature of questioning. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। हम सामान्य अर्थों में बात करते हैं, सामान्य पदों की बात करते हैं, सामान्य परिभाषा बनाने के बारे में बात करते हैं, और हम प्रश्न नहीं पूछ रहे, ये तो दूसरी विधाएं करती हैं, हम प्रश्न के बारे में प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहे हैं। अगेन मेघना, आई एम रिपीटिंग हियर, वी आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। Asking question is the forte, it's the specialization of other disciplines. We are asking questions about the questions. We are talking about the things in the most general sense of the term. We are creating an ideal definition. बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने शुरुआत में या पिछली परिचर्चा में कहा। आप सबके और अधिक स्पष्ट करने के लिए छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा, जिससे मेरी पहले कही गई बात सिद्ध होती है। दिस इज अ ब्लूटूथ माउस, राइट? हम सब इसे जानते हैं। अब जब हमने इसे कहा कि दिस इज अ माउस, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक और चीज आती है, और वो है कंप्यूटर। तो जब हम कंप्यूटर के संदर्भ में इसकी पृष्ठभूमि में बात करेंगे, तो इसे हम माउस कह करके बुलाएंगे। सामान्य अर्थों में अगर कोई कहे आपके घर में तो चूहे हो गए हैं, तो क्या मैं ये प्रिज्यूम कर सकता हूं कि मेरे घर में ढेर सारे ब्लूटूथ माउस हो गए हैं? ऑफ कोर्स नॉट, because in the general sense of the term mouse means something else, but in the technical sense, in the reference of a laptop or a desktop, the term mouse means something else. और यही वजह है किसी भी टर्म, खास तौर पे when we are referring to the philosophical term, we should be utmost cautious about the fact that in which particular reference, in which particular context the philosophical term is employed. उम्मीद है मैं यहां तक स्पष्ट हूं। अब हम लोग के सामने दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जो कि WT स्टेस अपने इंट्रोडक्शन में हम लोग से पूछने का प्रयास करते हैं, और वो प्रश्न होगा, when we are uttering the term Greek philosophy, then what do we mean by the term Greek? हम जब यहाँ पे ग्रीक फिलॉसफी या यूनानी दर्शन की बात कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने स्पष्ट होता है, हम यहाँ पे ग्रीक शब्द से क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए ग्रीक का आशय, उसका अभिप्राय क्या होगा या फिर क्या होना चाहिए। अगर आपको याद हो, ये एक ऐसा प्रश्न है
जो कि सामान्य तौर पर हर संदर्भ में बारंबार लगातार हम लोग से पूछा जाता है. Let me frame the question for you in another sense. You all, and including me, we all claim to be, we are quite proud of, we sometimes boast of the fact that we are Indians. And sometimes, I'm sorry to say, we are also embarrassed to say we are Indians, but most of the time we are proud of the fact. And we are proud of calling ourselves nationalists. And maybe a philosopher might ask the question for you from me or from anybody present in this class. What do you mean by the term Indian? भारतीय होने से आपका अभिप्राय क्या है, आपका आशय क्या है? क्या भारतीय होने का अर्थ ये है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं इसलिए मैं भारतीय हूं? वेल, कोई जरूरी नहीं. बहुत से लोग भारत में पैदा होने के बाद बाहर चले गए और अब वो कहीं और की सिटीजनशिप ले चुके हैं. हम उन्हें इंडियन बोलें या ना बोलें, ये हमारे लिए समस्या है. बहुत सारे लोग कहीं और पैदा हुए होंगे और अब वो भारत में आकर निवास करते हैं. क्या हम उन्हें इंडियन बोल सकते हैं या नहीं, हमें नहीं पता. तो कम से कम ज्योग्राफिकल बैरियर्स के आधार पर किसी को इंडियन कहना समस्याग्रस्त है. आप इन सब चीजों को ग्रीक के साथ भी जोड़ सकते हैं. दूसरा, क्या भारतीय भाषा हिंदी बोलने वाला ही भारतीय कहा जाएगा? Suppose if there is a person who is born and brought up in India but does not know how to use Indian languages. Maybe हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो असमिया, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, नेपाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी नहीं बोल पाएंगे. लेकिन ये सब तो भारतीय भाषाएं हैं. तो ये थोड़ी विडंबना सी नहीं लगती कि मुझे बहुत सारी भारतीय भाषाएं नहीं आती और मैं इस आत्ममुग्धता से ग्रसित हूं कि मैं भारतीय हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं? तो भाषा के संदर्भ में भी हमारे साथ समस्या पैदा हो जाती है. फिर हम क्या माने? क्या हम अपने ड्रेसिंग सेंस के आधार पर खुद को भारतीय कहें? लेकिन मेरे ख्याल से इस क्लास में मौजूद सारे के सारे लोग जानते हैं कि हम में से किसी ने भी टिपिकल इंडियन ड्रेस नहीं पहनी हुई. हमने जो भी ड्रेस पहनी हुई है, शायद वो शर्ट पैंट होगी, शायद वो टी शर्ट होगी, शायद वो स्कर्ट होगी, इनमें से कुछ भी इंडियन नहीं है. तो अपने परिधान के आधार पर भी हम खुद को भारतीय नहीं कह सकते. क्या हम अपने खान पान के आधार पर खुद को भारतीय कह सकते हैं? वेल, आई एम नॉट श्योर. क्योंकि अभी क्लास खत्म होने के बाद शायद आप में से बहुत सारे लोग अपना रेफ्रिजरेटर खोलेंगे, उससे कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल निकालेंगे एंड यू विल स्टार्ट हैविंग अ सिप. शायद आप में से कुछ लोग कॉफी पीने लगेंगे. शायद आप में से कुछ लोग जोमेटो से पिज्जा या बर्गर ऑर्डर करेंगे. वैसे लॉकडाउन में करना नहीं चाहिए, बट इफ यू विश. Is it not interesting that none of these things belongs to the tradition of being called an Indian? तो ऐसा क्या है जिसके कारण हम स्वयं को इंडियन या फिर भारतीय कह सकते हैं? अगर मैं एक ब्लंट क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द ट्रेट, व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ बीइंग कॉल्ड एज एन इंडियन? और शायद लास्ट में मैं कहूंगा ये एक मानसिकता है, इट्स अ मेंटालिटी. इवन this definition wouldn't work for a lot of people. So there are people who are born in India, claim to be called as Indian, but then they are so much obsessed by American or the British culture. तो जब हमारा प्रोनाउंसिएशन भी अमेरिकन हो जाता है, हमारी स्टाइल भी अमेरिकन हो जाती है,
तो हमारे पास खुद को इंडियन कहने का क्या अधिकार रह जाता है? अब इन्हीं सारे प्रश्नों को आप ग्रीक टर्म के ऊपर अप्लाई करके देखने का प्रयास करें। क्या ग्रीक फिलॉसफी उन फिलोसफर्स की फिलॉसफी है जो ग्रीस में पैदा हुए? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जिस 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स की बात हमने यहाँ पे आरंभ की है, उस समय ग्रीस नाम की कोई जगह हुआ ही नहीं करती थी। Well, we all know it was just a confederation of a lot of small, tiny islands together. Even I cannot say kept together, क्योंकि ऐसा कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं था जो उनको साथ में बांध कर रखता। तो आप सबने वो मूवी देखी होगी 300। तो 300 में आपने गौर किया होगा, स्पार्टा नेवर क्लेम टू बी ग्रीक। अगर उन्होंने खुद को ग्रीक कह के ग्रीक प्रेस्टेज, ग्रीक कल्चर, ग्रीक हिस्ट्री की बात की हो, दैट वाज सिंपली अ काइंड ऑफ सिनेमैटिक लिबर्टी, क्योंकि उस समय ग्रीक टर्म को क्वाइन ही नहीं किया गया था। हम भी कब खुद को इंडियन कहते थे? इवन इंडियन टर्म इज एन इंपोर्टेड टर्म। तो जब ग्रीक टर्म ही नहीं बना तो हम ग्रीक किसे कहें? वेल, we might have called it Sparta, we might have called it Athens, और इसी प्रकार हम कोरिंथ, आयोनिया, माइलेशिया वगैरह वगैरह आइलैंड्स का नाम तो लेते हैं, लेकिन ग्रीक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर ग्रीक फिलॉसफी कैसे बन सकती है? और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा, ऐसे अनेकानेक ग्रीक फिलॉसफर हुए, विच इंक्लूड्स एरिस्टोटल, even Thales, and most of the later Greek philosophers, जिनमें से किसी का भी जन्म एथेंस में नहीं हुआ, पॉलिटिकल ग्रीस में नहीं हुआ, तो हम उनको ग्रीक कैसे कह सकते हैं? एक टर्म जो बड़ा पॉपुलरली हमारे सामने आता है, उसका नाम था हेलेनिक फिलॉसफी। लेकिन हेलेनिक शब्द, जैसा हम सबको पता है, क्वीन हेलेन के नाम पर आया, और ऐसा तब हो रहा है जब ग्रीको रोमन कल्चर डेवलप कर चुका है, यानी ये काफी बाद की बात है, अलेक्जेंडर के समय की बात है। तो उससे पहले के थिंकर को हम हेलेनिक फिलोसोफर कहकर कैसे बुलाएंगे? तो वी आर एब्सोल्युटली क्लूलेस of what can be called as Greek philosophy. Then there is a claim, कुछ कमेंटेटर्स, जैसा आपने फ्रैंक थ्री में भी पढ़ा, रिचर्ड सोलोमन भी कहते हैं, और गुथरी का भी यह कहना है कि the entire Western philosophy owes its allegiance to the Greek philosophy. अर्थात समस्त पाश्चात्य दर्शन का इतिहास उधार लिया गया है ग्रीक फिलॉसफी से। लेकिन ग्रीक फिलॉसफी एज सच तो उस समय कुछ थी ही नहीं, और अगर थी तो कम से कम इतना तो निश्चित है, उस समय वो ग्रीक फिलॉसफी के नाम से नहीं जानी जाती। ऐसी परिस्थितियों में हम मानते हैं कुछ मूलभूत प्रश्नों के बारे में एक विशेष पद्धति से जब चर्चा की जाए तो हम उसे ग्रीक फिलॉसफी कहकर बुलाएंगे। उदाहरण के लिए, जब हम प्राचीन काल में व्हाट इज अल्टीमेट सब्सटेंस, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज, व्हाट इज एटरेक्सिया दैट इज हैप्पी लाइफ, व्हाट इज गुडनेस, इन सब चीजों पर परिभाषा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं ग्रीक फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जो हमसे पूछता है सच्चाई क्या है? क्या पाश्चात्य दर्शन अपनी इंस्पिरेशन ग्रीक फिलॉसफी से लेता है? आजकल एक नया दावा भी आप लोग सुन रहे होंगे कि ग्रीक फिलॉसफी अपनी ओरिजिन पूर्वीय दर्शन या ईस्टर्न फिलॉसफी में खोजती है, और हम लोग खुश हो जाते हैं
कि ईस्टर्न फिलॉसफी का मतलब इंडियन फिलॉसफी ही तो होगा, क्योंकि आपको याद होगा फर्स्ट ईयर से हमको बार बार ये कहा जाता है देयर आर टू ब्रॉड सेक्शंस ऑफ फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी एंड इंडियन फिलॉसफी। तीसरे साल में जब आप लोग परिपक्व हो चुके हो तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। ये जो टर्मिनोलॉजी है, क्या ये आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती? भाई वेस्टर्न का उल्टा तो ईस्टर्न होना चाहिए था ना, लेकिन हम वेस्टर्न का उल्टा इंडियन क्यों लगा रहे हैं? और अगर हम ईस्टर्न फिलॉसफी कहें तो ईस्टर्न फिलॉसफी में इंडियन फिलॉसफी ही क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सारी फिलॉसफी है जिसके बारे में हमने अभी तक चर्चा नहीं की, शायद हमें पता ही नहीं। उदाहरण के लिए देखें तो हमारे पास कॉन्फ्यूशियस का दर्शन है, जिसको हम चाइनीज फिलॉसफी, मैंडेरिन फिलॉसफी कह करके बुलाते हैं। हमारे पास जिनपिंग हैं, हमारे पास मोत्जू हैं, हमारे पास कॉन्फ्यूशियस हैं, वगैरह वगैरह। हमने कभी भी अरेबिक फिलॉसफी नहीं पढ़ी, जो कि ईस्टर्न फिलॉसफी का एक पार्ट है, जिसमें हम इब्नुल अरबी के बारे में पढ़ते हैं, इब्नुल खदम के बारे में पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। हमने इजिप्शियन फिलॉसफी के बारे में बात नहीं की, जो एटन और एमन जैसे शब्दों के साथ आरंभ करती है, और इट्स अ वेरी रिच एंड कल्चरल फिलॉसफी। तो जब ये कहा जाता है कि ग्रीक फिलॉसफी ओज इट्स ओरिजिन टू द ईस्ट, तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। इंडियन भी हो सकता है, चाइनीज भी हो सकता है, इजिप्शियन भी हो सकता है, और अरबिक भी शायद हो सके। अब अगर हम इन सारी चीजों को लें तो हम इस बात से लेकर के श्योर एंड सर्टेन नहीं हो सकते कि इंडियन फिलॉसफी इज द फोर फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, स्पेशली ग्रीक फिलॉसफी। हालांकि दोनों में अनेकानेक समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन ये किसी प्रकार के अनिवार्य निष्कर्ष को जन्म बिल्कुल नहीं देता है। तो यहाँ पे ये बात हमारे सामने स्पष्ट होती है। स्टेज पर्सनली मानते हैं, आप आगे के पेजेस में देखेंगे, स्पेशली पेज नंबर 10 टू पेज नंबर 12, कि स्टेज के अनुसार पहली बात तो ग्रीक फिलॉसफी अपनी इंस्पिरेशन कहीं से नहीं लेती, वो इंडिपेंडेंट थिंकर हैं, और अगर उन्हें कहीं से इंस्पिरेशन लेना भी होगा तो सबसे स्वाभाविक क्षेत्र इजिप्शियन फिलॉसफी होगी, इंडियन फिलॉसफी नहीं होगी। और अपने अंतिम बिंदु पे मैं आपको पेज नंबर 14 पर ले जाना चाहता हूं। कृपया पेज नंबर 14 देखें, अगर आपके पास अभी नहीं है तो इस क्लास के बाद आप घर जाके इस रेफरेंस को देखेंगे। स्टेज अपनी यूरोसेंट्रिक मेंटालिटी की वजह से इंडियन फिलॉसफी पे कुछ कटु आलोचनाएं भी प्रस्तुत करते हैं। शायद इन आलोचनाओं को पढ़कर आपको बुरा भी लगेगा, आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा, लेकिन हम दार्शनिक हैं, हम निष्पक्ष होकर अध्ययन करते हैं, तो ठंडे दिमाग से आप 14 से लेकर 20 तक का पेज पर पढ़ें। इसके सार तत्व के रूप में मैं ये कहना चाहूंगा, स्पेस भारतीय दर्शन को ग्रीक फिलॉसफी की प्रेरणा, उसकी इंस्पिरेशन बिल्कुल नहीं मानते, कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, और इसके 3 प्रमुख कारण बयान करते हैं। वो कहते हैं भारतीय दर्शन जैसी कोई भी चीज नहीं है, यहां पर सिर्फ भारतीय धर्म है। We have Indian religion, we don't have Indian philosophy। और इसके 3 प्रमुख बिंदु वो बताते हैं। नंबर 1, हमारे यहाँ फिलॉसफी और रिलीजन इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि हम ये बता नहीं सकते कहां पर इंडियन फिलॉसफी खत्म होगी, इंडियन रिलीजन शुरू होगी। सेकेंड, we are too much inclined towards ethics, and third, we are too much ट्रांसेंडेंटल एंड सोटेरियोलॉजिकल, मोक्ष शास्त्रीय हो जाते हैं, निर्वाण की बात करने लगते हैं, मोक्ष की बात करने लगते हैं। इनफैक्ट प्रैक्टिकली अगर हम देखने की बात करें, और मैं आपको एक छोटे बच्चों की तरह फिल इन द ब्लैंक्स दूं, बौद्ध डैश,
तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि फिलॉसफी के स्टूडेंट्स को छोड़कर अधिकाधिक लोग उस फिल इन द ब्लैंक में बौद्ध धर्म भरेंगे, न कि बौद्ध दर्शन। ये सारे कारण हैं जिसके कारण स्पेस अगेन भारतीय दर्शन के खिलाफ जाते हैं। तो इससे ये तो स्पष्ट होता है भारतीय दर्शन को वो ग्रीक फिलॉसफी की प्रेरणा के तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे। मोटे मोटे तौर पर ना तो वो मैंडेरिन फिलॉसफी जिसको हम चाइनीज फिलॉसफी कहते हैं, ना तो इजिप्शियन फिलॉसफी और ना ही इंडियन फिलॉसफी जिसको वो ओरिएंटल फिलॉसफी कह करके बुलाते हैं, को ग्रीक फिलॉसफी के आरंभ बिंदु के रूप में मानते हैं। इस अध्याय में वो सिर्फ इतना स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ग्रीक फिलॉसफी सिंपली मीन्स अ स्पेसिफिक अप्रोच, अ व्यू पॉइंट, अ मेथोडोलॉजी टुवर्ड्स फिलॉसफी। उसका जियोग्राफिकल कल्चरल नेचर नहीं होता। ग्रीक फिलॉसफी अपनी इंस्पिरेशन कहीं से नहीं ले रही, बल्कि वो फ्री थिंकर्स का एक ग्रुप है। और नंबर 3, ग्रीक फिलॉसफी वस्तुतः एक सुविधाजनक शब्द मात्र है। इससे ज्यादा कोई भी अभिप्राय, कोई भी आशय स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो इस पृष्ठभूमि को आधार बनाते हुए अपने अगले डिस्कशन में हम फर्स्ट चैप्टर आरंभ करेंगे जिसका नाम है द हिस्ट्री, कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द आयोनिक स्कूल ऑफ फिलोसफर। इंटरेस्टिंगली अभी तक हम एथेंस के तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो हम आयोनिया नाम के आइलैंड पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले दार्शनिकों की बात करेंगे जिसे हम आयोनियन फिलोसफर्स कहेंगे। और इसमें 3 अलग अलग दार्शनिकों की बात हम करेंगे। नंबर 1, थेलीस known as the father of philosopher, followed by Anaximander और Anaximenes। इन तीनों को एक ग्रुप में रखने के 2 कारण हैं। पहला, तीनों आयोनिया नाम के आइलैंड पे अपने दर्शन को दे रहे थे। और नंबर 2, दोनों का मूल प्रश्न एक ही है, व्हाट इज द अल्टीमेट सब्सटेंस। उम्मीद है मैं कुछ चीजों को आपके सामने स्पष्ट कर पाया। अब कहीं पे कोई डाउट, कोई बात जिसमें आप रिपीटेशन चाहते हो, आप मुझे चैट पे मैसेज कर सकते हैं। Is everything clear to you people? सर आपने बोला कि मतलब स्टेज इंस्पिरेशन नहीं मानते इंडियन फिलोसफी को सर, बट मोस्टली हम लोग ग्रीक फिलोसफी में देखते हैं कि अल्टीमेट सब्सटेंस की बात करते हैं वो। जी, तो सर ऐसे तो देखा जाए तो मतलब दोनों सेम ही है ना, इंडियन फिलोसफी और ग्रीक फिलोसफी के दोनों लोग एक तरीके से अल्टीमेट सब्सटेंस को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। शुभम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और ये दूसरी प्रॉब्लम को जन्म देता है जिसके बारे में हम कभी बाद में परिचर्चा करेंगे। ये कॉजेशन के नियम पे पहुंच जाता है। मैं इस कमरे में बैठकर एक ही तरह के प्रश्न के बारे में सोच रहा हूं और आप दूसरे कमरे में बैठकर दूसरे तरह के उसी तरह के प्रश्न के बारे में सोच रहे हो। इससे हम ये कैसे मान लें कि प्रशांत और शुभम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? हो सकता है अलग अलग जगह पर रहकर भी हम एक प्रकार के प्रश्नों को जन्म दे रहे हों। इज इट पॉसिबल और इज इट नॉट पॉसिबल? स्टेज का बिंदु यही है कि इंडियन फिलॉसफी, इजिप्शियन फिलॉसफी, ग्रीक फिलॉसफी, चाइनीज फिलॉसफी, अरेबिक फिलॉसफी, इवन हिब्रू फिलॉसफी, इन सब के प्रश्नों की प्रकृति हो सकता है एक जैसी हो, लेकिन इससे ये कहीं भी प्रमाणित नहीं होता कि ये सब एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, इनमें कोई इंटर रिलेशन, इनमें कोई अंतर संबंध विद्यमान है। तो इस बात को स्वीकार करते हुए हम आज के डिस्कशन को समाप्त करते हैं। आई होप इट वाज यूजफुल फॉर यू पीपल। So in the next class onwards, we will start with the very first official chapter of stage philosophy known as the Ionic thinkers. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.